बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है कोवेलेंट रेडियस। हम पहले दो पढ़ चुके हैं, एक एटॉमिक रेडियस और एक आयोनिक रेडियस। हम ये बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और इनका ट्रेंड पीरियड्स में क्या है, ग्रुप्स में क्या है, ये अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो आप लोगों ने ये भी देखना है यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, उनमें और आज वाले टॉपिक कोवेलेंट रेडियस, इनमें क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो ये पॉइंट को आपने साथ साथ याद करते जाना है और कंसेप्ट को क्लियर करते जाना है। ठीक है, तो अब देखें जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, किसकी, कोवेलेंट रेडियस की, तो फ़ौरन हमारे जहन में आना चाहिए इट इज़ द रेडियस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड का डिस्टेंस या रेडियस आयोनिक रेडियस कहलाएगा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जब हम रेडियस को देखेंगे तो वो फिर कोवेलेंट रेडियस होगा। ठीक है, तो जब बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की तो फौरन जहन में क्या आता है, रेडियस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। वो एटम जो सिमिलर टाइप के होंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी फ्रॉम बोथ बॉन्डेड एटम्स, उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का जो रेडियस होगा उसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, एक भी हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, दोनों को नज़दीक लाएंगे, एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड, हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड है दरमियान में ओवरऑल, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इट इज़ नॉन एज बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ड्रॉ किया हुआ है, एक भी हाइड्रोजन एटम दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज़ हाइड्रोजन एंड इट इज़ आल्सो हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ये हमने पहले टॉपिक में जब हमने एनर्जेटिक्स, प्रीवियस वीडियो मेरी देखें अगर नहीं देखी तो उसमें मैंने बताया था, जब हम एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पहले दूर था, फिर नज़दीक आया, फिर नज़दीक आया, फिर नज़दीक आया, तो एक ऐसा लिमिट आई कि मिनिमम एनर्जी, लोअर एनर्जी पे वो उनके दरमियान में बॉन्ड बन गया। और उस वक्त जो दो एटम्स के दरमियान में, दो एटम्स की जो न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉन एज बॉन्ड लेंथ। वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, तीन नाम है। तो आपने यहाँ पे जहन में क्या रखना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसकी डेफिनेशन मैंने बड़े अच्छे तरीके से एनर्जेटिक्स में करवाई थी। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस में। अब देखें ये दोनों हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, क्यों कि इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग से ये बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा उसे कहेंगे बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ कर दें, यानी कि बॉन्ड लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका हाफ कर दें तो हाफ ये बनेगा और हाफ ये बनेगा। ठीक है, तो एक डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। इसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस। यानी कि जो टोटल बॉन्ड लेंथ है, अगर बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दिया जाए, क्या
आधा कर दिया जाए, टोटल बॉन्ड लेंथ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ कर दिया जाए, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो फिर वो क्या बनता है, कोवेलेंट रेडियस। इसका भी कोवेलेंट रेडियस, इसका भी कोवेलेंट रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है इसे बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। बॉन्ड लेंथ को अगर हाफ कर दें तो इट इज़ नोन एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इजी, जैसा कि अभी आपने याद भी कर लिया होगा यहाँ तक कि बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है उसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो डेफिनेशन कैसे करेंगे, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड सिमिलर एटम्स, 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड सिमिलर एटम्स, यानी कि एटम सिमिलर होने चाहिए। हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है दूसरा भी क्लोरीन, एक फ्लोरीन है दूसरा भी फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन है दूसरा भी ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन है दूसरा भी नाइट्रोजन। तो सिमिलर का होना यहाँ पे कंडीशन शर्त है, सिमिलर नहीं होंगे तो वो कोवेलेंट रेडियस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड सिमिलर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स हम देखते हैं ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। अच्छा, ये रेडियाई क्या चीज़ है, रेडियस और रेडियाई में क्या फ़र्क है। रेडियस कहते हैं सिंगुलर, किसी एक का रेडियाई। ठीक है, और रेडियाई का जब वर्ड यूज़ होता है इट इज़ अ प्लूरल, ये 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम्स के लिए यूज़ होता है रेडियाई, और एक के लिए यूज़ होगा रेडियस। अब हम देखते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इट इज़ 37.7 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन देखते हैं 77.3 पिकोमीटर, 99.4 पिकोमीटर, 64 पिकोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ मौजूद हो और कोई एक रेडियस मौजूद हो तो हम दूसरा रेडियस मालूम कर सकते हैं। 3 वैल्यूज़ हैं, एक एटम का रेडियस, दूसरे का रेडियस और टोटल बॉन्ड लेंथ, 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स में से अगर कोई 2 फैक्टर अवेलेबल हों तो हम तीसरा फैक्टर मालूम कर सकते हैं। 2 वैल्यूज़ मालूम हों तो तीसरी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं कि बाई यूजिंग कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम, किसी एक एटम का कोवेलेंट रेडियस को यूज़ करते हुए रेडियाई ऑफ अदर एटम कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एक एटम का रेडियस को यूज़ करते हुए दूसरे एटम का रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, देखते हैं। कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कार्बन क्लोराइड, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl, CH3Cl के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन क्लोरीन की कितनी है, 176.7 पिकोमीटर। अच्छा, अब देखते हैं नॉन वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियस, कि कोवेलेंट रेडियस है उसकी एक नॉन वैल्यू, ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम की अलहदा से एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कर ली गई। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को देखा गया और इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन एटम दोनों को देखा गया, तो क्लोरीन एटम का जो रेडियस था वो था 99.4 पिकोमीटर। अब हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, कि कार्बन और क्लोरीन टोटल ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, टोटल जो बॉन्ड लेंथ है ये थी 176.7, और अकेला जो क्लोरीन था, क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस था 99.4। अब देखते हैं भी कार्बन का कितना होगा। टोटल बॉन्ड लेंथ में से इसको निकाल देंगे तो बाकी की आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एक है हमारे पास कार्बन और एक है क्लोरीन। ठीक है, ये दरमियान में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोरीन एटम का जो टोटल रेडियस है वो है 99.4। चले सपोज कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लोरीन का, ये है 99.4 पिकोमीटर, और बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 176.7 पिकोमीटर। अब हमने मालूम क्या करना है कि ये जो कार्बन का रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन का रेडियस है, ये हमें मालूम करना है। तो इसको कैसे मालूम करेंगे,
टोटल बॉन्ड लेंथ है और ये क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है, टोटल में से क्लोरीन की निकाल देंगे और ये बाकी जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कैसे करेंगे, 176.7 पिकोमीटर माइनस 99.4 पिकोमीटर, एंड जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे देन इट विल इक्वल टू 77.3 पिकोमीटर। तो इस तरह से अगर दो चीज़ों की कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ मौजूद हो, क्लोरीन एटम का रेडियस मालूम हो, तो हम तीसरा एटम जो है कार्बन उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड इन द ग्रुप्स इंक्रीज टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम हम नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड में जा रहे हैं। पीरियड नंबर 1 में 1 शेल, 2 में 2 शेल, 3 में 3 शेल, 4 में 4 शेल, 5 में 5 शेल। तो ऊपर से जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके साथ शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी। जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी, डेफिनेटली वो कम हो जाएंगी। रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो हम कहेंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शंस विल बी डिक्रीज्ड, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस विल बी डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिक्रीज एंड नंबर ऑफ शेल्स विल बी इंक्रीज और शील्डिंग फैक्टर विल बी इंक्रीज, सो दैट द कोवेलेंट रेडियस विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हमें पूछा जाए ट्रेंड इन द पीरियड के पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या ट्रेंड है, तो हम कहेंगे इट विल कोवेलेंट रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। कैसे, रीजन कौन सी होगी, देखिए जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, कोई शेल नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक पीरियड में एक ही शेल है। फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 शेल होंगे, तो शेल रिमेन कांस्टेंट। जब शेल कांस्टेंट रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और रिजल्टेंट के तौर पे क्या होगा, जब अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने नज़दीक खींचेगा, तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कोवेलेंट रेडियस विल बी डिक्रीज। देखें कोवेलेंट रेडियस विल बी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो रीजंस हमने जैसे अभी डिस्कस की कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट विल रिमेन सेम एंड इंक्रीज कौन सी चीज़ होगी, इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर। जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हम कहेंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट द कोवेलेंट रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, जब हमने एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है, एनर्जी चेंजेस। जब एनर्जेटिक्स पढ़े थे तो हमने देखा कि एनर्जी चेंज हो रही है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो स्टेबल हो जाता है और एनर्जी इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड है, एनर्जी चेंजेस। और एनर्जी चेंजेस में हम देखते हैं कि इट विल इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज। जब एनर्जी चेंज होगी तो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो इस चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो टू अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजेस, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना होगा। द फर्स्ट वन, टू अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजेस we have to learn about ionization energy, we have to learn about electron affinity and we have to know about electronegativity. Trend of ionization energy, electron affinity and electronegativity in the periodic table. हम देखेंगे periodic table में इनका क्या ट्रेंड है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है तो उस पर गौर कीजिएगा। इंतहाई अहम टॉपिक हैं ये तीन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड होगा, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, तो इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आपके
हल हो जाएंगे। चलें इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।